एक तो क्या प्रोवोकेशन थी, इसकी बैकग्राउंड तो खैर आप बताएंगे, मगर ये फौरी तौर पर क्या हुआ कि इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाने का फैसला किया और इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी जनाब कसूरी साहब? मुझे तकलीफ़ ज़्यादा इसलिए हो रही है कि मैंने देखा है कि किस नहज पे, किस ऊंचाई पे हमारे ताल्लुकात थे। मैं आपको दो वाक़यात सुनाऊंगा, को अंदाज़ा हुआ, इसलिए तकलीफ़ भी ज़्यादा हो रही है। ये जो वाक़या है, मैं कह ये रहा था कि जो मुख्तलिफ़ ममालिक में डिफरेंट पावर सेंटर्स होते हैं। अमेरिका का तो हम सबको पता है, स्टेट डिपार्टमेंट है, वाइट हाउस है, वाइट हाउस की अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, प्रेसिडेंट का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है। फिर वहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस में जो सेनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उनकी अपनी सियासत है। तो मुख्तलिफ मल्टीपल वॉइसेस से बोलते हैं। ईरान के बारे में अमूमन क्योंकि इतना समझा नहीं जाता, वहाँ भी लग ये रहा है कि पावर सेंटर्स काफ़ी हैं। एक तो खैर वहाँ की गवर्नमेंट है, एक वहाँ की जो मजहबी क़यादत है, जिसके उनके हेड ऑफ स्टेट भी तो नहीं, उनको वो जो उनके टॉप लीडर हैं उनके खामेनाई साहब, आयतुल्ला खामेनाई साहब, वो हैं। और फिर वहाँ ये जो पासदारान हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, तो हुआ ये है कि उसी वक्त या उससे कुछ पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर मिले हमारे एक्टिंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को देवोस में, और ईरान के जो एडवाइज़र थे ऑन फॉरेन ऑन अफ़गानिस्तान, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव अफ़गानिस्तान पे थे, वो मिलने आए थे हमारे केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर को, गिलानी साहब को। अब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं कि उसी वक्त हमला हो रहा, उसी वक्त वो मुलाकात हो रही है। इसका मतलब कि फॉरेन ऑफिस और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का जो ऑफिस है, दे प्रोबेबली आर नॉट इन द लूप। मैं एक अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। तो क्या हुआ है? हुआ यह है कि पिछले दिनों में कुछ वाक़यात हुए हैं। एक तो शाम में इनके जो मूसवी साहब थे, उन पे इसराइल ने हमला किया, उनको कत्ल कर दिया गया। फिर जो जनरल कासिम सुलेमानी उनके हीरो थे, उनके टूम पे एक सुइसाइड बॉम्बिंग हुई है, जिसमें को 95 लोग शहीद हुए हैं और 211 या 20 के करीब वहाँ इंजर हुए हैं। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने शाम पे और इराक पे हमला किया, उन इलाकों में जहाँ वो समझते थे सुन्नी शिद्दत पसंद बैठे हैं, जो उनको वो समझते हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और उन पे उन्होंने हमला किया। उनका ये ख्याल है कि शायद अमेरिका इनको यूज़ कर रहा है, ये तो खुदा जानता है उन्हें कौन यूज़ कर रहा है, और इसके बैकग्राउंड क्या इट्स नॉट क्लियर, लेकिन उन्होंने फ़ौरन हमला किया। लग ये रहा है कि बहुत प्रेशर में है वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस कि आपने वो हमला हो गया, उनकी एनिवर्सरी पे 95 लोग शहीद हो गए, 211 या 15 वहाँ बड़ी सख्त उनको इंजरीज आई हैं, तो वो लैश आउट कर रहे हैं। और बग़ैर मैं समझता हूँ सोचे समझे दानिशमंदी का नहीं इसमें उन्होंने को मुज़ाहरा किया। ये मुझे पता है, मसलन जुंदुल्ला के जो हेड थे अब्दुल करीम रिग्गी साहब, उनको तो अरेस्ट हमने करके इनको दिया था पाकिस्तान ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2011 में उनको अरेस्ट किया था, उनका ट्रायल हुआ था, उनको फांसी लगी थी। ईरान ने शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान का। अब तो ये तो ठीक है, उनके यहाँ मैं मानता हूँ उनके हमले हुए हैं और ये इस ग्रुप ने किए हैं, जैश उल अदल, और वो हर जगह से कर रहा है, ईरान के अंदर से भी कर रहा है और हमारी सरहद से भी कर रहा है। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी एक स्टोरी हो गई है, हमारे अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी ऐसी सिचुएशन है, वो यहाँ से भी कर रहे हैं। लेकिन जिस मुल्क से हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, उसमें ठीक है, हमारी अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए एक ख़ास लेवल ऑफ टेंशन, अंडर करंट्स ऑफ टेंशन रहे हैं, टेंशन ओपन नहीं हुई। और उस हमारे जो गैस पाइपलाइन थी वो भी इसीलिए रोकी पड़ी है। लेकिन ताल्लुकात तो पहले दिन से, जो पहला मुल्क जिसने रिकग्नाइज किया पाकिस्तान को वो ईरान था। अब उनको इतना चाहिए था कि जब इतने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है दोनों मुल्कों में, और उनको ये पता था कि उनके फॉरेन मिनिस्टर भी मिल रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान भी मिल रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता कि आनन फानन हमला हो गया ये इनकी तरफ से, पासदारान की तरफ से। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं क्यों इसको ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कह रहा हूँ कि हमारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मैं जब
ईरान गया था 2006 में, और उस वक्त प्रेसिडेंट अहमदी निजाद थे वहाँ के सदर। मैं गया था फाइनलाइज करने ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट। मैं तेहरान पहुंचा तो पता चला कि मेरे हम मनसब ने मुझे दावत दी थी, मुत्तकी साहब, तो वो मुझे वेलकम करने के लिए तैयार थे, हमारी मीटिंग्स हुई। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि जब उन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान किरमान शाह में हैं और उन्होंने अपना तैयारा भेजा है, प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट, कि आपको हम लेके जाना चाहते हैं वहाँ। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं वहाँ पहुँच गया, उन्होंने कहा जी आपको हम इसलिए लेके आए हैं कि आपने बड़ी कोशिश की ईरान गैस इंडिया पाइपलाइन की, और हम प्रेसिडेंट मुशर्रफ को और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को बुला रहे हैं कुछ दिनों के बाद। यानी एक तो हमारी ये लेवल। फिर मलेशिया की मुझे बात याद है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा किसी कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, और एक और कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीज़ा राइस आई हुई थी, और मैं दोनों कॉन्फ्रेंसेस में था। अब मैं सब भूल गया कौन सी थी। तो मुझे कॉन्डोलीज़ा राइस ने कहा मीटिंग के बाद कि भाई आपकी ईरानियों से बड़ी दोस्ती है, तो आप ये करें कि ईरान को हमारा मैसेज दें। सुना है आप आज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान को मिल रहे हैं, मुत्तकी साहब को, वो हर चीज़ की खबर तो रखते हैं अमेरिकन। मैंने कहा मिल रहा हूँ। उन्होंने कहा जी उस वक्त ये वही वक्त था जो तकरीबन मिलता जुलता है हिजबुल्ला और ये इजराइल की जंग थी, और हिजबुल्ला का और ईरान लबनान पे अमेरिका हमला, ये इजराइल हमला कर रहा था, और हिजबुल्ला जो था उसके ऊपर ये यहाँ से हमले हो रहे थे। तो मुझे कहा कॉन्डोलीज़ा राइस ने कि आप जब मिलेंगे तो उनको मेरी एक मैसेज दे दें ईरान के वज़ीर ख़ारजा को, क्योंकि आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ। उन्हें ये कहें कि आपकी जो मिसाइल्स आ रही हैं हिजबुल्ला की, अगर वो तल अवीव पहुँच गई तो उनके ऊपर बड़े हरूफ में लिखा होगा, कैपिटल हरूफ में, मेड इन ईरान। इसका मतलब अगर वो तल अवीव पहुंची तो हम ईरान पे हमला करेंगे। मतलब ये एक खुली नंगी वार्निंग थी, या इसका मतलब ये निकाला जा सकता था। मैंने मुत्तकी साहब से मीटिंग अपनी जल्दी की, उनको मैंने कहा ब्रदर ये कहानी है, ज़रा केयरफुल हो जाओ। खैर वो नहीं तल अवीव उनकी गई। फिर मेरे दफ्तर में आए वो, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के हेड थे, बाद में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़े हैं वो, शायद वो स्पीकर हो गए क्या। अच्छा, तो वो अली लारीजानी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इतनी क्लोज थी कि वो हमें कह रहे थे। अच्छा प्लीज आप बात कंप्लीट कीजिए। बोले मतलब गुजारिश ही है कि आप कह रहा हूं कि वो हमें कह रहे थे कि हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अमेरिका के सस्पिशंस है रिमूव करें। अब कुजा वो ताल्लुकात और कुजा ये कि मैं तो समझता हूँ बहुत ही गैर दानिशमंदी का मुजाहरा ईरान ने किया है। और मुझसे लोग पूछते हैं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान को इस सिचुएशन को हैंडल ऐसे करना चाहिए कि कौमी वकार का ख्याल रखा जाए, लेकिन हालात को ऐसे ना ख़राब किया जाए कि अफ़गानिस्तान से पहले ही ख़राब है, इंडिया से मुझे आपको बताने की ज़रूरत कोई नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ़ॉरेन ऑफिस ने, जो अभी तक मुझे रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने अपना सफ़ीर बुला लिया है, और उनके सफ़ीर को शायद कहा है कि 10:30 वो तशरीफ़ ना लाएँ वापस इस्लामाबाद। ये लेट फॉरेन ऑफिस हैंडल, ये फॉरेन ऑफिस के मैटर्स इस तरह हैंडल होने नहीं चाहिए कि जिसमें उन पर प्रेशर पड़ने लगे बाहर से। इससे मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। वी हैव टू रिस्पॉन्ड, वी मस्ट रिस्पॉन्ड, बट वी मस्ट रिस्पॉन्ड केयरफुली एंड कॉशियसली। अच्छा गुजारिश है कि आप फरमा रहे हैं कि हमारा बड़ा पुराना दोस्त है ईरान ने हमें तस्लीम किया, बड़े बरादराना दोस्त थे आप, जैसे बड़ी डिटेल आपने बताई, तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं, तो रिएक्शन पे तौर हुए पाकिस्तान अपना सफीर बुला देता है। तो इसके दूरस्थ नताइज किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? जी मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये मेरी तो हमेशा ख्वाहिश है कि ईरान से और सब हमसायों से हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन एक इसकी ये पॉसिबिलिटी है कि तुर्की, ईरान और सऊदी अरब शायद कंपेल हो कि ज़्यादा पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करें। एक ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इस चीज़ को कंटेन करें। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है इसे हमें कंटेन करना चाहिए, इसको मज़ीद भड़काना नहीं चाहिए।